Hello students, welcome to Aapta Ayurveda classes. Now we will move on to a new subject from final year BMS which is पंचकर्म। जैसे कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि जो अपने फाइनल ईयर के टॉपिक्स हैं जिसमें से शल्य शालक्य दो दो पेपर होते हैं, इसके काय चिकित्सा के भी दो पेपर होते हैं, पंचकर्म का एक पेपर होता है और रिसर्च स्टैट का एक पेपर होता है एज पर एनसीएसएम सिलेबस। तो आज अभी हम पंचकर्म इस सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया कि जैसे कि सिलेबस वाइज हम जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं पूरा सिलेबस वाइज चलना है अपने को। तो इसमें एक पहले अपन क्या करते हैं कि अपने को कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले एक बार इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स जब तक पता नहीं होगा तब तक आप सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। वाकई में सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए जरूरी है कि उसके कंटेंट्स पता होना चाहिए अपने को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे हमारे इंडेक्स में सारे टॉपिक्स के नाम दिए हैं, उसे हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पंचकर्म परिचय। अब पंचकर्म परिचय यानी अपने को पंचकर्म का इंट्रोडक्शन देखना एक प्रकार से। तो ये पॉइंट में हमें क्या क्या देखना है, हमें तो ये पता करना है कि पहले पंचकर्म होते क्या हैं। ठीक है, कौन से पांच कर्म रहते हैं या पंचकर्म के अंतर्गत जो उसका विभाजन किया गया है वो किस तरह से किया गया है, ये सारी डिटेल्स देखना है। संशोधन में इंपॉर्टेंस देखना है उसका। एक प्रकार से पंचकर्म किस तरह से प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में कारगर रहता है, हमें वो समझना है। इसके अलावा जो त्रिविध कर्म है हमारे, जो कि है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है, इसमें जो हम अलग अलग पंचकर्म पढ़ेंगे उनका क्या इंपॉर्टेंस है, पूर्व कर्म में क्या करना चाहिए, प्रधान कर्म क्या रहता है और पश्चात कर्म क्या रहता है। तो ये आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस के साथ पता होना चाहिए। शोधन के इंडिकेशंस क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं। शोधन ऋतुओं के अनुसार कब कब करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम इस पॉइंट्स में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमको और इसमें पढ़नी है पंचकर्म परिचय में कि जो दोष गति है, दोष गति यानी जो कि एक प्रकार से कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ की तरफ जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका और ये सब हमें पंचकर्म इस पहले पॉइंट के अंतर्गत देखना है। इसके बाद कौन से इंडिकेशंस, मतलब एक प्रकार से जो प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं, या फिर मैं बोलूं कि सपोज किसी व्यक्ति का पंचकर्म हो गया तो पंचकर्म के बाद जो कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो यानी परिहार्य विषय जिसको हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हमें इस अध्याय के अंदर देखना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोष्ठ एंड अग्नि। तो ये सारे पॉइंट्स का जो समावेश है हम पहले पॉइंट में देखते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है स्नेहन। स्नेहन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप पढ़ोगे टॉपिक उसमें कंटेंट्स पता होना जरूरी है। तो स्नेहन में आपको क्या देखना है, स्नेहन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखना है, चार प्रकार के स्नेह कौन कौन से हैं। उसके बाद कहीं कहीं पर बाह्य स्नेह और आभ्यंतर स्नेह ऐसा भी बताया गया है, तो वो क्लासिफिकेशन भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो बाह्य स्नेह है उसमें मूर्धनी तेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, वो भी हम अपने सब्जेक्ट में कवर करेंगे। आभ्यंतर स्नेहन में एक प्रकार से जो स्नेह शोधन के लिए यूज होते हैं, जो स्नेह शमन के लिए यूज होते हैं, ये सारे स्नेहन का इंडिकेशंस एज वेल एज कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो रहेगा स्वेदन। स्वेदन में भी अपने को क्या देखना है, स्वेदन में भी क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सा अग्नि स्वेद कौन सा है और निराग्नि स्वेद कौन सा है पता होना चाहिए अपने को डिटेल में। इसके बाद जो अपने सा अग्नि स्वेद है उनमें कौन से उनकी जो विधियां हैं, जो 13 प्रकार का सा अग्नि स्वेद है उनकी एक प्रकार से जो प्रोसीजर्स रहती है एग्जाम में वो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पूरा। इसके बाद कटी बस्ती, कटी बस्ती स्वेदन में आता है, ये ध्यान में रखना। कटी बस्ती बस्ती में नहीं आता है, बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद स्वेदन के कौन कौन से सम्यक योग हैं, अति योग हैं, या फिर कौन से इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, वो भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये भी हम सब इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, वमन कर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वमन का इंपॉर्टेंस पहले तो पता होना चाहिए कि वमन क्यों दिया जाता है अपने को। इसके बाद वमन में कौन कौन से पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है, पश्चात कर्म है, वो पूरा विधि के अनुसार हम समझेंगे। नेक्स्ट, वमन के इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वमन के सम्यक योग, हीन योग, अति योग, वमन के उपद्रव कौन कौन से हैं, उनकी उपद्रवों की चिकित्सा क्या की जाती है, वो सारा डिटेल्स हम इस टॉपिक के अंतर्गत लेंगे। नेक्स्ट दिया गया है विरेचन कर्म। सेम जैसे कि हमने वमन कर्म के बारे में पढ़ा कि वमन कर्म के क्लासिफिकेशन क्या है, वमन कर्म के इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, वैसे ही विरेचन कर्म के बारे में हमें पढ़ना है। विरेचन ड्रग्स कौन कौन से हैं, पूर्व कर्म विरेचन में कौन कौन से प्रकार आते हैं, इसके बाद यदि उपद्रव होता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना। नेक्स्ट एक बहुत ही लार्ज या फिर जो भी वास्ट टॉपिक रहेगा अपना, दैट विल बी बस्ती कर्म, जिसके ऊपर मैं आपको जनरली बताता हूँ कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो बस्ती कर्म को अपने को डिटेल में पढ़ना है पूरा। बस्ती को अर्ध चिकित्सा क्यों कहा जाता है, उसकी यूटिलिटी का क्या है। उसके बाद बस्ती कर्म में जो यंत्र यूज होते हैं, पुटक यूज होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। बस्ती का क्लासिफिकेशन क्या है, कर्म काल योग बस्ती क्या होता है, ये भी हमें देखना है। उसके बाद निरूह बस्ती यानी जिसको हम आस्थापन बस्ती बोलते हैं, अनुवासन बस्ती जो कि तेल द्वारा दी जाती है, और उत्तर बस्ती। ठीक है, ये सभी हमें बस्ती कर्म के अंतर्गत देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा नस्य कर्म के बारे में। नस्य में अगेन नस्य के अलग अलग आचार्य के अनुसार क्लासिफिकेशन क्या है, नस्य का इंपॉर्टेंस क्या है, नस्य के योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, ये सभी का डिटेल वर्णन हम इसमें करने वाले हैं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्त मोक्षण। ठीक है, रक्त मोक्षण का पहले तो अपने को क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, उसके बाद हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि रक्त मोक्षण में भी स्पेसिफिकली जो जलौका है, जलौका में पूर्व कर्म क्या है, प्रधान कर्म क्या है, पश्चात कर्म क्या है, पूरा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बिकॉज नेक्स्ट ईयर से आप अभी इंटर्नशिप में ज्वाइन होने वाले हो, तो इंटर्नशिप में तो आपको ये प्रोसीजर्स डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। तो यू शुड नो वेरी वेल कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है और एक प्रकार से किस तरीके से उसका क्या बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो मैंने आपको इन शॉर्ट में अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं पंचकर्म के अंतर्गत वो आपको बताया। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला जो पॉइंट है पंचकर्म परिचय, इंट्रोडक्शन टू पंचकर्म। जैसे कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के वक्त बताता हूं कि कोई भी टॉपिक है, सपोज आप एक यूजी स्टूडेंट हो, आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो आपको आप एक टॉपिक निकालोगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक टॉपिक निकाला पंचकर्म परिचय, तो मुझे पता है कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगा। तो जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम एसए क्यू और एलए क्यू बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे क्यू ही एक्सपेक्टेड है, पंचकर्म परिचय में एलए क्यू नहीं आएगा, क्योंकि उतना कुछ इंपॉर्टेंस देने वाले टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि टॉपिकों का एकदम बिल्कुल भी महत्व नहीं है, बट उतना डिटेल में उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है पंचकर्म परिचय में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इस बात का आप जरूर ध्यान में रखिए कि हमें इस पॉइंट में ऐसे क्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाइज ही टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अभी। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर चिकित्सा का सामान्य सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या दिया गया है सिद्धांत, देखिए, क्षीणा ब्रूहितव्या, वृद्धा निहरितव्या, समा परिपाल्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। श्लोक ये जो है सुश्रुत में आया है, आपको पता होना चाहिए। अभी देखो, आप अभी फाइनल ईयर में हो, नेक्स्ट ईयर या इसी साल आप लोग एआईपीजीटी की भी तैयारी शुरू करोगे। तो जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि आपको कोई भी श्लोक आता है एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन से आचार्य ने बोला है। उसके बाद थोड़ा और डिटेल स्टडी ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन से स्थान में बोला गया है। ठीक है, भले ही आपको श्लोक नंबर याद नहीं करना है, सिर्फ कौन से आचार्य द्वारा बोला गया है
और कौन से स्थान में बोला गया है, इतना ध्यान में रखो। अब देखो जैसे यहाँ पर चिकित्सा का सामान्य सिद्धांत बताया गया है, क्षीणा ब्रूहितव्या वृद्धा निहरितव्या समा परिपाल्या, यानी कि जो क्षीण दोष है, यानी जो वीक दोष हैं, उनका क्या करना है, उनका ब्रूहण चिकित्सा करना है। ब्रूहण मतलब क्या होता है, शरीर में जो धातुएं हैं उनको वर्धन, उनको बढ़ाने वाली जो चिकित्सा रहती है ना, उसको ब्रूहण कहते हैं हम। ठीक है, तो ऑपोजिट हम यहाँ पर चिकित्सा कर रहे हैं। क्षीण मतलब क्या, एकदम कमजोर है, वीक है। हम क्या कर रहे हैं, धातुओं में एक प्रकार से बल उत्पन्न कर रहे हैं। सो दैट इज ब्रूहितव्या। नेक्स्ट देखो, वृद्धा निहरितव्या। अब यहाँ पे वृद्धा मतलब क्या, यानी जो दोष वृद्ध हो गए हों, जो बढ़ चुके हों, उनका क्या करना है, निहरण करना है। व्हाट इज निहरण? बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमको आयुर्वेद के जो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो उसी में ही हम देख लेते हैं कि निहरण मतलब क्या, एक्सट्रैक्शन, शरीर से बाहर निकालना, दैट इज निहरण। ठीक है, ध्यान में रखो, पता होना चाहिए। कभी कभार सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आता है ना, हमें पता रहता है, हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर रहता है, लेकिन हमें वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता रहता। इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखना है, बड़े हुए दोषों का निहरण करना है, एक्सट्रैक्शन करना है शरीर से। इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया है, समापरिपाल्या। समापरिपाल्या यानी जो सम अवस्था में है दोष, उनको क्या करना है, उनको वैसे ही कंडीशन में रखना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका ध्यान में रख के अपने को दोषों को एज इट इज शरीर में ही टिकाकर रखना है। तो ये बताया गया है यहाँ पर चिकित्सा का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि श्लोक याद करो, सिंपल एक लाइन का श्लोक है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, पंचकर्म में निम्न 5 कर्मों का समावेश किया गया है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, सब्जेक्ट अपना पंचकर्म, तो अपने को पता तो होना चाहिए कि कौन से 5 कर्म हैं। बाकी अलग अलग आचार्य ने अलग अलग मत बताए हैं, वो हम बाद में देखेंगे, हम उतना अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट एटलीस्ट जो इन जनरल है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो श्लोक आया है स्टूडेंट्स आपके सामने, शारंगधर में ये श्लोक बताया गया है। मैं जैसे जैसे श्लोक आपको बताऊंगा, साथ साथ में ये भी बताते जाऊंगा आपको कि कौन सी संहिता में बताया है ये। शारंगधर उत्तरखंड 8वां अध्याय श्लोक नंबर 63। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट यहाँ पे याद आया, जब भी हम शारंगधर संहिता की बात करते हैं तो शारंगधर संहिता को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड। तो स्पेसिफिकली जो उत्तरखंड है वो पंचकर्म है, पूरे पंचकर्म के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको पूरे उत्तरखंड में मिलेंगे। इस पे एमसीक्यू भी आता है, बहुत सिंपल सा, स्टूडेंट्स वहां पे भी गलती कर देते हैं। पूर्व खंड में क्या है, पूर्व खंड में जो भी दीपन पाचन औषध है, उसके बाद जो भी एनाटॉमी से रिलेटेड पॉइंट्स है या जो संख्या है वो सब आता है। मध्यम खंड में क्या आता है, मध्यम खंड में पूरा भेषज कल्पना आता है अपना, स्वरस हीम क्वाथ, इसके बाद हो गया चूर्ण, ये सब कल्पनाएं आती है। और उत्तरखंड में आता है पूरा पंचकर्म। ठीक है, चलो अब यहाँ पर शारंगधर ने क्या श्लोक बताया हम वो देखेंगे। वमनम रेचनम नस्य निरुहश्च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे। यहाँ पर शारंगधर क्या बोलते हैं, वमन, रेचन, रेचन यानी क्या, रेचन इज फॉर विरेचन। ठीक है, तो शारंगधर ने विरेचन को रेचन कहा है। नस्य, निरूह और अनुवासन, ये 5 कर्मों को शारंगधर ने किसके अंतर्गत माना है, पंचकर्म के अंतर्गत माना है। ठीक है, ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है ये। हम वैसे एक टेबल में आपको बाद में बना के दिया ही है मैंने, जिसमें मैंने सभी आचार्य के अनुसार क्लासिफिकेशन लिया है, बट इन जनरल पंचकर्म का श्लोक जहां पर आया है तो वो आया है शारंगधर उत्तरखंड में। नेक्स्ट देखो, अन्ये तु संशोधस्य पाचन स्नेहन स्वेदनानि पूर्व कर्म वमन विरेचन बस्ती नस्य सिरा मोक्षानि प्रधान कर्म पेयाद अन्नम संसर्जनम पश्चात कर्म। बहुत ही सिंपल श्लोक है, जैसे कि मैंने आपको पंचकर्म परिचय में एक पॉइंट बताया था। क्या बताया था कि यहाँ पर जो त्रिविध कर्म है,
कौन कौन से वो त्रिविध कर्म? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म मतलब क्या? जैसे कि सपोज कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो सर्जरी के पहले क्या बोलते हैं? एनबीएम, नील बाय माउथ। 8 घंटे तक कुछ खाना खाना नहीं है, पानी वगैरह भी नहीं पीना है। कभी कभी सपोज कहीं किसी पार्ट्स की सर्जरी हो रही है तो पहले उस पार्ट्स को क्लीन करेंगे, शेव कर लेंगे अगर हेयर्स वगैरह होंगे वहां पर तो, है ना? तो ये सब आ गया पूर्व कर्म में, यानी जो हम उसको बोलते हैं मॉडर्न में क्या? प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। प्रधान कर्म क्या? ऑपरेटिव प्रोसीजर, मतलब एक्चुअल में जो सपोज सर्जरी हो रही है किसी की, तो एक्चुअल में जो ओटी में एक फिजिशियन, एक सर्जन, सॉरी, एक सर्जन सर्जरी करता है, दैट इज प्रधान कर्म, मीन्स ऑपरेटिव प्रोसीजर। पश्चात कर्म यानी क्या? सिंपल पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर, यानी कि सपोज क्या बोलते हैं, व्यक्ति की सर्जरी हो गई, कुछ टाइम तक सिर्फ लिक्विड डाइट लेने को बोलते हैं, कुछ टाइम तो एनबीएम मेंटेन करने को बोलते हैं, बाद में बोलते हैं लिक्विड डाइट दे सकते हो आप पेशेंट को, फिर धीरे धीरे थोड़ा क्या बोलते हैं, जो स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, वैसे आप उनको डाइट में दे सकते हो, उसके बाद थोड़ा हैवी डाइट दे सकते हो, तो ऐसे क्रम से जाना जाना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बोलते हैं लेने के लिए, जैसे ज्यादा चलना नहीं, ठीक है, ज्यादा ठंडी हवा में घूमना नहीं। तो ये सब पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स हैं। इसी तरह से हमारे पंचकर्म में भी जो मेन कर्म है, सपोज वमन कर्म हो रहा है, वमन कर्म के अब कोई भी देखो वैद्य जो है डायरेक्ट वमन कर्म तो शुरू नहीं कर सकता, उसके लिए पेशेंट की कंसेंट लेना जरूरी है, जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कभी सपोज कर्म करते करते कुछ व्यापद हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो वैद्य को वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अरे अगर ये पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, इसका सपोज ये हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ताकि वो वैद्य जो है अपने पास सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स रेडी रखेगा। तो ये सभी पता होना चाहिए पूर्व कर्म में। प्रधान कर्म में क्या? जो एक्चुअल हम कर्म करने वाले हैं, ठीक है। और पश्चात कर्म क्या? यानी एक प्रकार से संसर्जन कर्म उसमें आता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट्स, देखो आपने अब आप जब इंटर्नशिप में जाओगे, आपकी जब पंचकर्म वार्ड में या पंचकर्म यूनिट में जब आपकी पोस्टिंग लगेंगी, तो उसमें क्या रहता है ना, जो इंटर्न्स है ना उनको ही कहा जाता है कि आप पूर्व कर्म आपको करना है। कैसे? पेशेंट की हिस्ट्री लेना है आपको, पूरी कंसेंट लेना है आपको, इन्वेस्टिगेशंस करके रखने हैं पूरे, आपको सारी चीजें जाके आपके जो भी जेआर रहेंगे वहां पर, या फिर जो भी पंचकर्म यूनिट के इंचार्ज रहेंगे, उनको जाके इन्फॉर्म करनी है, ठीक है। इसीलिए आपको पूर्व कर्म का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, है ना। इसमें देखो क्या क्या बताया गया है। संशोधस्य पाचन स्नेहन स्वेदनानि पूर्व कर्म। यहाँ पर क्या बताया गया है? ये, हाँ, ये एक मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, रेफरेंस जरूरी है इसका। यह बताया है सुश्रुत सूत्र 5/1 ढल्लन टीका में, ठीक है, ये ध्यान में रखो। टीका में आया है ये श्लोक, मेन संहिता में नहीं आया है। तो ढल्लन में क्या बताया गया है कि पाचन स्नेहन स्वेदन, इन सबको पूर्व कर्म में बताया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो। नेक्स्ट अब आया प्रधान कर्म, वमन विरेचन बस्ती नस्य सिरा मोक्षण। अब देखो ढल्लन ने कुछ अलग मत बताया है। सिरा मोक्षण इसके पहले प्रधान कर्म में या फिर पंचकर्म में शारंगधर ने बताया है क्या? नहीं बताया है। शारंगधर क्या कहते हैं? शारंगधर कहते हैं कि बस्ती के ही दो टाइप्स उन्होंने किए हैं, निरूह और अनुवासन। लेकिन ढल्लन क्या बोलते हैं? नहीं, सिर्फ बस्ती को मैं एक ही कर्म काउंट करूंगा। तो ये डिफरेंस है, उसके बदले उन्होंने सिरा मोक्षण बताया है। तो ये हो गए प्रधान कर्म में। इसके बाद नेक्स्ट पश्चात कर्म जो है, मींस जो पोस्ट ऑपरेटिव, यहां पर ऑपरेटिव तो नहीं बोलूंगा मैं, बट पोस्ट प्रधान कर्म वो कौन कौन से हैं? पेयाद अन्न संसर्जन कर्म, यानी एक प्रकार से क्या हो गया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम पंचकर्म करवाते हैं उससे क्या होता है ना, उससे अग्नि मानदेय हो जाता है, ठीक है। आप जब आपकी पोस्टिंग लगेंगी आपकी पंचकर्म में, तो आप नोट करना ये पॉइंट, पेशेंट से हिस्ट्री लेना, जैसे ही पेशेंट का प्रधान कर्म हो जाता है ना, हिस्ट्री जरूर लेना पेशेंट से कि आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। आपको 90% पेशेंट्स यही कंप्लेंट करेंगे कि डॉक्टर साहब
हमको भूख नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोई भी प्रधान कर्म की वजह से धातुशय की स्थिति निर्माण हो जाती है। धातुशय से क्या होता है, जो अग्नि है ना वो मांद्य हो जाती है। तो हमको क्या करना है, अब पेशेंट की अग्नि मांद्य हो गई, छोड़ सकते हैं क्या उसको? ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, अग्निवर्धन वाले आहार देना है, जिसमें पेया हो गया, विलेपी हो गया, यवागु हो गया, यूष हो गया, मांस रस हो गया। तो इसको भी एक क्रम से दिया जाना चाहिए। इसी क्रम को क्या कहते हैं? संसर्जन क्रम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, अपने को भूलना नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं अलग अलग आचार्य के अनुसार पंचकर्म का पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो ये जो टेबल आपके सामने है अभी, इसको एकदम बाय हार्ट याद कर लो। ठीक है? क्यों? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन से कर्म है, चरक के अनुसार कौन से कर्म है। हम बार बार रेफरेंस ढूंढते बैठते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं करना है। सिर्फ टेबल अपने सामने दिमाग में बिठा लो, आपको बाकी संहिता खोल के देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर शोधन कर्म जो बताए हैं, पहला है वमन। तो वमन को तीनों ने माना है, चरक ने भी माना है, सुश्रुत ने भी माना है, और आचार्य वाग्भट ने भी माना है। सेम इज फॉर विरेचन, विरेचन भी तीनों जगह बताया गया है। इसके बाद निरूह, निरूह यानी क्या? मैंने आपको बताया, निरूह मतलब आस्थापन बस्ती। काढ़े की जो बस्ती दी जाती है ना, क्वाथ की, उसे हम निरूह कहते हैं। उसको चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने माना है। अनुवासन, चरक ने भी माना है, सुश्रुत, वाग्भट। अब देखो यहाँ पर क्या बताया है, बस्ती सह एकत्र। वाग्भट भी बोलते हैं बस्ती सह एकत्र, यानी कि क्या? जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया दलहन। अब देखो दलहन जो है वो सुश्रुत को फॉलो करते हैं। सुश्रुत ने क्या बोला कि सिर्फ मैं बस्ती ही बोलूंगा, मैं इसको क्या बोलते हैं, निरूह अनुवासन अलग अलग क्लासिफाई नहीं करूंगा। तो इनको कॉमन कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखो मैंने एक कॉमन ब्रैकेट दिया है और बस्ती लिखा है यहाँ पर। बस्ती, सुश्रुत ने सिर्फ बस्ती बोला है पंचकर्म में, वाग्भट ने भी सिर्फ बस्ती बोला है, बट चरक क्या बोलते हैं? चरक बोलते हैं नहीं, निरूह अलग है और अनुवासन अलग है। तो ये एक डिफरेंस ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद पांचवा, चरक बोलते हैं नस्य है, सुश्रुत भी बोलते हैं और वाग्भट भी बोलते हैं, शारंगधर ने भी नस्य बोला है। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिरा मोक्षण या फिर रक्त मोक्षण। चरक ने रक्त मोक्षण को पंचकर्म में माना है क्या? नहीं माना है। क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपके सामने एक एमसीक्यू अभी बता दे रहा हूं मैं, कि निम्न में से किस आचार्य ने रक्त मोक्षण को पंचकर्म के अंतर्गत नहीं माना है? हमारा आंसर क्या है? आचार्य चरक। आया सबको समझ में? बहुत ही सिंपल है, और ये टेबल याद करना जरूरी है। इसके बाद सुश्रुत और वाग्भट बोलते हैं हाँ, सिरा मोक्षण भी या रक्त मोक्षण भी पंचकर्म में आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ जो बस्ती है उनको एक ही माना है। लेकिन यहाँ पे चरक ने क्या किया है, चरक ने दो एंटिटीज या फिर दो प्रकार माने हैं। ठीक है, समझा सबको? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पंचकर्म महत्व व उपयोगिता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, पंचकर्म परिचय, जो स्लाइड में आपको बता रहा था कि इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट सपोज आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, यूनिवर्सिटी पेपर जब आपके सामने आया, किस्मत, सपोज एग्जामिनर जो बोलते हैं ना, आपके ऊपर मेहरबान रहा एग्जामिनर, तो वो क्या कर सकता है ना, 15 मार्क का आपको क्वेश्चन दे सकता है और सिर्फ ऐसा बोल सकता है कि पंचकर्म के प्रकारों को क्या कहते हैं, उसको एलेबोरेट करके पंचकर्म की उपयोगिता बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 15 मार्क का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स अपने मन से लिख के आते हैं उसमें, क्योंकि ज्यादा उसमें समझाने की जरूरत तो है नहीं। पंचकर्म एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, सब में ही, हर एक विकार में ही पंचकर्म का कुछ ना कुछ उपयोग है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब देखिए यहाँ पर पंचकर्म का महत्व और उपयोगिता समझाई गई है।
सबसे पहले क्या है, स्वस्थ व्यक्ति में किस फॉर्म में यूज होता है, दिनचर्या व पंचकर्म, ऋतुचर्या व पंचकर्म। दिनचर्या और पंचकर्म से क्या रिलेटेड करोगे आप, बताओ मेरे को। आपने चरक सूत्र स्थान, चरक पूर्वार्ध हो गया है आपका मेरे ख्याल से। तो जब हम चरक सूत्र स्थान का अध्याय देखते हैं, पांचवा अध्याय, जिसमें पूरा स्वस्थ वृत्त के टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति में हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ की रक्षा करनी चाहिए और व्याधि मोक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही दिनचर्या और पंचकर्म का क्या संबंध है कि एक व्यक्ति को रोज अभ्यंग करना चाहिए, मीन्स रोज मालिश करनी चाहिए। सिर पे तेल, मूर्ध तेल जिसको हम बोलते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। नस्य, कर्णपूरन, पादाभ्यंग। जरूरी नहीं है जब व्यक्ति किसी व्याधि से ग्रस्त हो तभी उसे ये सब कर्म करना चाहिए, नहीं, नॉट नेसेसरी। ये पॉइंट अपने दिमाग में फिट बिठा लो। जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। वैसे ही यहाँ पर दिनचर्या के संदर्भ में भी यही बताया गया है कि एक व्यक्ति ऑलरेडी हेल्दी है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना, लॉन्गिटिविटी प्रदान करना, उसके लिए जरूरी है दिनचर्या का फॉलो करना। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है अपने को। यूजुअली जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एलर्जिक डिजीजेस जो रहती है, वो दिनचर्या जो दिनचर्या का प्रॉपरली फॉलो करते हैं ना, उनके लिए लाभदायक रहता है। आप में से आपके घर में यदि किसी को कोई ऐसे किसी भी स्पेसिफिक चीज से एलर्जी होंगी, तो आप ये दिनचर्याओं का फॉलो कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली लाभ जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ऋतुचर्या व पंचकर्म। अगेन हमने पंचकर्म, हमने जब स्वस्थ वृत्त का टॉपिक्स पढ़ा है तो उसमें हमने 6 ऋतुएं पढ़ी है। ठीक है, तो 6 ऋतुओं में कौन कौन सा पंचकर्म किया जाना चाहिए उसके बारे में देखो, श्लोक बताया है। हरेद वसंते श्लेष्मान, पित्त शरदि निर्हरत, वर्षासु शमयेद वायु, प्राग विकार समुच्यात। ठीक है, बहुत ही इजी श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बताया है, हरेद वसंते श्लेष्मान, यानी श्लेष्मान यानी क्या, कफ, कफ का हरण वसंत में करना चाहिए। किसके फॉर्म में करना चाहिए, वमन के फॉर्म में करना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम इस टर्म को वासंतिक वमन भी कहते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया, अगले साल जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे तब आपको ये टर्म सुनाई देगा, जिनकी यूजुअली फरवरी और मार्च में पंचकर्म की पोस्टिंग लगेंगी, तो उनको ये टर्म आपको डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस जरूर करोगे। और उसी टाइम पे ज्यादातर वमन कर्म कराया जाता है। ठीक है, क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कफ वृद्धि का काल रहता है, और ये टाइम यूजुअली होता है मार्च और अप्रैल के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट बताया है वर्षा। वर्षा में क्या देते हैं, बस्ती। क्यों देते हैं बस्ती, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात वृद्धि का काल रहता है ना, हमें पता है। इसका जो ड्यूरेशन है या फिर जो महीने हैं, जुलाई और अगस्त है। ठीक है, आपको ये इंग्लिश मंथ्स भी पता होना जरूरी है, बिकॉज आगे जाके जब आप ओपीडी स्टार्ट करेंगे, तो ओपीडी स्टार्ट करने से पहले सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है ओपीडी स्टार्ट करने के बाद, तो आपको ये, सपोज कोई कफ दोष वाला व्यक्ति आपके पास आया, या कफ विकार से ग्रस्त आया है, सपोज जनवरी के महीने में आता है आपके पास कोई पेशेंट, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उसका वमन करवाना है, आप तब वमन करवा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते। कब आपको करवाना है वमन, आपको वमन करवाना है मार्च में। ठीक है, तो उसकी पूर्व तैयारी आपको करवानी पड़ेगी क्योंकि स्नेहन स्वेदन भी जरूरी है व्यक्ति का। इसलिए अपने को ये जो इंग्लिश मंथ्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होने चाहिए। इसके बाद शरद। शरद में विरेचन बताया गया है। ठीक है, पित्त वृद्धि काल सितंबर अक्टूबर, तो ये सब ध्यान में रखना जरूरी है अपने को, इम्पोर्टेंट है ये टर्म। तो सपोज यहाँ पर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि ऋतुचर्या और पंचकर्म में संबंध बताइए। तो आपको यही टेबल बनाकर आना है और इसको थोड़ा बहुत अपने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन भी करना है।
अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पंचकर्म, अभी यहाँ हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? टॉपिक, अपनी मेन हेडिंग नहीं भूलना है, हम अपनी मेन हेडिंग नहीं भूलना है, अपने को हेडिंग क्या है? पंचकर्म महत्व व उपयोगिता। अब हमारा दूसरा जो इसका महत्व है पंचकर्म का, वो क्या है? बहुदोष में पंचकर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुदोष यानी क्या? ऐसी व्याधियां जिनमें यूजुअली त्रिदोषों का एक प्रकार से समावेश रहता है, जैसे कि कुष्ठ हो गया, प्रमेह हो गया, राज्यक्षमा हो गया। तो ऐसी व्याधियों में पंचकर्म का क्या उपयोग है, वो हमें पता होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने एक श्लोक आया है। श्लोक जो है वो लिया गया है कुष्ठ चिकित्सा अध्याय से। ठीक है, चरक चिकित्सा 7वां अध्याय है कुष्ठ। आपने उत्तरार्ध पढ़ा है ऐसी मेरी आशा होंगी, तो आपको ये श्लोक जो है कहीं ना कहीं आपने पढ़ते वक्त जरूर ध्यान में रखा होगा। बहुदोष संशोध्य कुष्टि बहु अनुरक्षता प्राणान, दोषे रियति मात्र ऋते वायु अन्याद बलम आशु। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे कि कुष्ठ का जो पेशेंट है उसमें बहुदोष रहते हैं, यानी बहुदोष वाले लक्षण रहते हैं। अब देखो कुष्ठ के भी हमने दो प्रकार देखते हैं, एक तो जो महाकुष्ठ है और दूसरा शूद्र कुष्ठ है। महाकुष्ठ के अलग से 7 प्रकार बताए गए हैं और शूद्र कुष्ठ के कितने प्रकार बताए गए हैं? 11। मीन्स एक सिर्फ कुष्ठ टर्म में कितने सारे प्रकार आ गए? 18 प्रकार हो गए टोटल। उसके बाद भी हम कुष्ठ को असंख्य कहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कि जैसे कि कुष्ठ रोगियों में बहुदोष रहता है, उसके प्राण की रक्षा करते हुए अनेक बार संशोधन करना चाहिए। ठीक है, बहु अनुरक्षता प्राणान। आप चिकित्सा तो कर रहे हो किसी भी पेशेंट की, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी चिकित्सा कर रहे हो उससे पेशेंट की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में बिठा लो अपने। एज अ डॉक्टर हमारा यही काम है, पहले पेशेंट को बचाना। ठीक है, तो उसका पहले ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया है? अधिक मात्रा में दोष निहरण करने से वायु प्रकोपित होकर दुर्बल रोगी को मार डालता है। जो नेक्स्ट लाइन बताई गई है, वायु हर अन्याद बलम आशु, यानी कि जो व्यक्ति ऑलरेडी बहुदोषों से ग्रस्त है तो वो अपने, उसका बल अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो बल अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? वहां पे वायु का प्रकोप हो जाएगा। वायु के प्रकोप से क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु आशु यानी और जल्दी हो जाएगी। इसीलिए पंचकर्म का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो अगला श्लोक बताया गया है, ये बताया गया है चरक चिकित्सा 6वें अध्याय में, जो कि है कौन सा? प्रमेह चिकित्सा अध्याय। स्थूल प्रमेही बलवानी है क, कृशस्त है क, परिदुर्बलश्च सबृहणम तत्र कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिक्य। यानी कि जैसे प्रमेह के 2 प्रकार यूजुअली बताए गए हैं, वो हम प्रमेह के जो वातज पित्तज कफेज प्रकार है वो नहीं देखेंगे। प्रमेह के चिकित्सा के संदर्भ में 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो स्थूल प्रमेह और दूसरा कृश प्रमेह। तो जो प्रमेह के रोगी मतलब मोटे और बलवान रहते हैं, स्थूल यानी जो मोटे एकदम रहते हैं, हेल्थ जिनकी अच्छी रहती है, और दूसरा रहता है कोई दुबला पतला रहता है। यहाँ पर जो दुबले और बलहीन हैं उन्हें ब्रूहण द्रव्य का सेवन कराकर एक प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए उनकी। ठीक है, देखो यहाँ पर आया है सब्रूहणम तत्र कृशस्य संशोधनम दोष बलाधिक्य। और जिनके दोष प्रबल हैं, जिनका जिनके क्या बोलते हैं उसको, शरीर में दोषों का अब देखो जो कृश व्यक्ति हैं, कृश व्यक्ति में क्या होता है? धातुशय हो जाता है। धातुशय में कभी भी पंचकर्म नहीं किया जाता, व्यक्ति उससे मर जाएगा। जैसे कि हम ओजशय हो गया या फिर राज्यक्षमा हो गया, ऐसे व्यक्तियों में तुरंत हम पंचकर्म नहीं करते, पहले हमें अग्नि को ठीक करना पड़ता है, धातुओं की वृद्धि करानी पड़ती है, बाद में ही पंचकर्म किया जाता है। तो कभी भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको जरूरी है।
तो यहाँ बहुदोष में पंचकर्म का ये इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट बताया है, पंचकर्म द्वारा अपुनर्भव चिकित्सा। अब मुझे तो ये बताओ पहले स्टूडेंट्स, अपुनर्भव का मीनिंग क्या होता है? यानी कि जो ऐसी व्याधि जो फिर से उत्पन्न न हो। पुनर्भव मतलब क्या? जैसे सपोज, क्या आपको मैं इसका एग्जाम्पल बता सकता हूँ। सपोज कहीं पर एब्सेस हो गया पूरे शरीर में, ठीक है। एब्सेस मतलब एक प्रकार से पूय स्त्राव हो रहा है या पूय वहां पर जमा हो गया है। अगर किसी वैद्य को पता है, किसी उसकी अवस्था नहीं पता है कि वो आम अवस्था का है, पच्यमान का है या पक्वावस्था का है, वैद्य ने उसका भेदन कर लिया, ठीक है, आम अवस्था में ही भेदन कर लिया एब्सेस का, तो क्या होगा? वो एक प्रकार से वहां पर दाह वेदना निर्माण होगा और फिर से उसकी उत्पत्ति होगी। तो ये क्या हो गया? यह एब्सेस का एक प्रकार से पुनर्भव हो रहा है। वो बोलते हैं ना पुनर्जन्म हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर बताया। अब यहाँ क्या बोला है? अपुनर्भव, यानी एक बार आपने दोष शरीर से निकाल दिया तो उसका फिर से शरीर में एंट्री नहीं होनी चाहिए, या वो व्याधि व्यक्ति को फिर से नहीं होनी चाहिए। दैट इज अपुनर्भव चिकित्सा। मतलब हम क्या ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम ट्रीट कर रहे हैं रूट कॉज को, ठीक है, ये ध्यान में रखो। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ना चाहिए या किसी भी व्याधि को जड़ से उखाड़ना चाहिए, तो वो जड़ का मतलब यही होता है, हमने उसके रूट कॉज से ही उसको उखाड़ दिया। जैसे एक कोई वृक्ष है, कोई झाड़ है, पेड़ है, हमने सिर्फ उसको ऊपर से काटा तो वो क्या बोलते हैं, उसका ग्रोथ बंद हो जाएगा क्या? नहीं हो, हो जाएगा। आपने उसको जड़ से उखाड़ा तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर यह इंपॉर्टेंस बताया गया है। श्लोक देख लेते हैं क्या है। दोषा कदाचित कुपयंती जीता लंघन पाचन, जीता संशोधन दोष तू न तेषाम पुनर्उद्भव। यानी कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसमें कि आपको करना क्या है, आपको रूट कॉज से ही ट्रीट करना है उसका। यानी कि जैसे लंघन और पाचन द्रव्यों के प्रयोग से जो दोष हैं वो शांत हो जाते हैं, लेकिन शांत हुए दोष क्या होता है? अब लंघन पाचन क्या है? एक प्रकार से जड़ से क्या बोलते हैं, व्याधि को उखाड़ने वाली चिकित्सा है क्या? नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, आप थोड़े टाइम के लिए दोषों को शांत कर रहे हो, तो कुछ समय के लिए दोष शांत हो जाएंगे। कदाचित कुपयंती, यानी वो कदाचित यानी एक बार जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तब फिर से उनका प्रकोप होने लगता है। लेकिन ऐसा बताया गया है नीचे की लाइन में कि संशोधन करने वाले से, जो व्यक्ति संशोधन करवाते हैं, वमन विरेचन बस्ती करवाते हैं, उनके प्रयोग से दोष एक बार नष्ट हुए तो फिर से उनका उद्भव नहीं होता। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसका रेफरेंस दिया गया है चरक सूत्र स्थान में, अध्याय नंबर 16, श्लोक नंबर है 20। अध्याय का नाम क्या है? चिकित्सा प्राभृत्य अध्याय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ये तीनों श्लोक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। भले ही आप श्लोक याद मत करो, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप श्लोक पूरे याद करके एग्जाम में लिख कर आओ, बट एटलीस्ट आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आप अपने वे से इलेबोरेट करते आने चाहिए आपको। चलिए, अब नेक्स्ट बताया गया है रसायन चिकित्सा व पंचकर्म। अब सिंपल सी चीज है, हम रसायन चिकित्सा क्यों करते हैं? रसायन चिकित्सा जो जरा व्याधि हैं, जो एक प्रकार से गेरियाटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझना चाहिए हमको? यहाँ पर यूजुअली रसायन चिकित्सा बताई गई है यूजुअली जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं, उनमें जब आप पंचकर्म करते हैं तो एक प्रकार से क्या होता है, उनकी लॉन्गिटिविटी प्रदान करता है पंचकर्म। यानी कि रसायन चिकित्सा हो गई है। रसायन का मेन अर्थ क्या है कि वो शरीर में धातुएं जो है उनकी वृद्धि करना और वय को बढ़ाते रहना, ठीक है, लॉन्गिटिविटी प्रदान करना। तो यही पंचकर्म का भी वो रोल बताया गया है। अब नेक्स्ट देखो, अगला जो है वाजीकरण और पंचकर्म। ठीक है, वाजीकरण और पंचकर्म में यहाँ पर क्या समझेंगे अपन? यूजुअली जो मेल और फीमेल एग रहता है, यानी कि जो स्पर्म और ओवम रहता है, वो एक प्रकार से उसकी जो पोषण है उसका,
वो बहुत जरूरी है, और ये सब पंचकर्म के द्वारा हो सकता है। जैसे कि इनफर्टिलिटी के केसेस जो रहते हैं ना, उनका जो यूजुअली आप देखते होंगे कि उनका प्रमाण आजकल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो वो एक प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वाजीकरण चिकित्सा के द्वारा, या फिर जो पंचकर्म में जो वाजीकरण द्रव्य बताए गए हैं, सपोज आप विरेचन करवाते हो, या बस्ती बस्ती में भी बहुत सारे वाजीकरण बस्तियां आई है आजकल मार्केट में, तो उसके द्वारा भी हम वह एक प्रकार से जो व्यक्ति को इनफर्टिलिटी है या जो वंध्यत्व है वो ठीक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट बताया गया है काल अनुसार पंचकर्म। अब यहाँ पे काल अनुसार पंचकर्म मतलब क्या, अब देखो जैसे आजकल बढ़ते हुए दौर में क्या हम नोटिस करते हैं, मानसिक तनाव, जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं, एक प्रकार से व्यक्ति को खान पान से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, वो काफी बढ़ गए हैं। तो आपको सिचुएशन देखकर काम करना है। क्या कि सपोज फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चलता है, उसका ट्रेंड बहुत है, तो इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ठीक है, एक तो मेजर नुकसान है, व्यक्ति एक ही जगह पर बैठा है, स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने काम कर रहा है, और बैठे रहने से क्या हो रहा है, कफ दोष की वृद्धि हो रही है और वजन बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में क्या करना है अपने को, ऐसे समय में पंचकर्म का यूज करना है, पंचकर्म उपयोग करना है। तो अगर व्यक्ति कफ दोष से ग्रस्त है, उसको कफ दोष विकार भी होंगे, ओबेसिटी होगा, स्थौल्य हो जाएगा, मेद दोष, मेद धातु वाले विकार होना शुरू होंगे। तो इसी तरह से हम काल के अनुसार पंचकर्म का उपयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर संशोधन के गुण बताए गए हैं। इसका रेफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं, यह बताया गया है चरक सूत्र 16वें अध्याय में। ठीक है, अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं ना, इजी इजी वाले क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक में से। तो संशोधन के गुण, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। संशोधन के गुण में क्या क्या बताया गया है आपको, पूरे देखो यहाँ पे टोटल 12 12 नहीं 10 गुण बताए हैं मैंने। 10 में से अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो एक्सपेक्टेड है आप 6 या 7 लिखो। 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो 8 से 9 तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। पहला जो है अग्नि दीप्ति, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, संशोधन करने से सपोज जिस व्यक्ति की अग्नि मांद्य है, यानी जिसको प्रॉपरली भूख नहीं लगती, वो भूख लगना शुरू होती है। रोग शमन, ठीक है, जो मेन हमारा क्या कहते हैं उसको, पंचकर्म का जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, व्यक्ति सपोज पित्त विकारों से ग्रस्त है, उसको हम विरेचन दे रहे हैं, उससे क्या होगा, विरेचन जो उसका पित्त विकार है, सपोज उसको पांडु है, पांडु ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो होगा वो कम होगा, यानी रोग का क्या है, शमन हो रहा है, पैसिफिकेशन हो रहा है। तीसरा जो बताया है इंद्रिय प्रसन्नता, जो सेंसेस हैं अपनी वो प्रॉपरली वर्क करेगी। चौथा जो बताया गया है दैट इज मन एवं बुद्धि कार्य योग्यता। ठीक है, अब सेंसेस प्रॉपरली वर्क करेगी तो जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी बराबर सही जगह पर रहेगी, है ना। तो ये भी बताया गया है संशोधन का गुण। उसके बाद वर्ण प्रसादन, वर्ण प्रसादन मतलब क्या कि जो शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो बोलते हैं ना त्वचा की चमक, जैसे कि आजकल एड्स में दिखाते हैं, तो संशोधन से वो भी मेंटेन रहेगी या और निखरेगी। तो ये ध्यान में रखना है। छठवा जो बताया है गुण दैट इज बल वृद्धि, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शरीर वृद्धि, ठीक है, बॉडी बिल्ड व्यक्ति की अच्छी होगी। नेक्स्ट बताया है अपत्य संतान उत्पत्ति, मैंने आपको वाजीकरण और पंचकर्म के इसमें आपको बताया ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स। वीर्य वृद्धि, ठीक है, स्पर्म काउंट जो है वो अच्छा होगा, बढ़ेगा। रोग रहित दीर्घ आयुष्य, क्या है ये, लॉन्गिटिविटी, जो मैं इस क्लास में आपको ऑलरेडी अभी 5-6 बार बता चुका हूं कि मेन जो पंचकर्म का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि लॉन्गिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखना जरूरी है।
अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पंचकर्म का सामान्य सिद्धांत बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो श्लोक आया है ना स्टूडेंट्स, ये श्लोक हम दो जगह पे यूज करते हैं। एक तो जैसे कि मैंने आपको हेडिंग में बताया पंचकर्म के सामान्य सिद्धांत में, और एक पॉइंट नोट करके रखिए, दूसरी जगह जब आप कोष्ठ से शाखा की तरफ, शाखा से कोष्ठ की तरफ, ये ध्यान में रखिए, तो जिसको हम कोष्ठ गति कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, शाखा टू कोष्ठ, यानी कि ये क्या हो गई, कोष्ठ गति हो गई। ये ध्यान में रखना जरूरी है अपने को। वहां पे भी हम ये सेम श्लोक का यूज करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, और आपको एक्सपेक्टेड है कि ये श्लोक पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चलो श्लोक एक बार देख लेते हैं। वृद्धया विशंदनात् पाकात् स्त्रोतोमुख विशोधनात् शाखा मुक्तवा मला कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पांच चीजें बताई गई है। कौन कौन सी पांच चीजें हैं? अब पहले तो मैं आपको श्लोक क्यों बताया गया है वो बता देता हूं आपको, कि दोषों का शाखा से कोष्ठ में आ जाने के कारण, जैसे जिसको हम कोष्ठ गति भी कहते हैं। पहला है वृद्धया विशंदनात् पाकात्। वात जो दोष है, वात पित्त कफ तीनों दोष हैं, इन दोषों का अधिक बढ़ जाने से क्या होता है, दोष शाखा से कोष्ठ में आता है। नेक्स्ट जो बताया गया है, नेक्स्ट बताया गया है कि द्रव होकर विलयन होने के कारण, विषयंदन बताया है जिसका टर्म, दोषों का विषयंदन या फिर विलयन, विलयन करके, जब ये जो दोष हैं शाखा में उपस्थित है उनका यदि विलयन होता है तो वो कोष्ठ में चले जाते हैं। नेक्स्ट बताया है स्त्रोतोमुख विशोधनात्, विषयंदन के बाद बताया है पाकात। ठीक है, थर्ड यहाँ पर पाकात है तो वो नोट कीजिए। सेकेंड इज विषयंदन, थर्ड इज पाकात। पाकात यानी क्या, कि औषध का प्रयोग करने से, मेडिसिन का प्रयोग करने से दोषों का पाक हो जाने की वजह से। नेक्स्ट क्या बताया है, स्त्रोतोमुख विशोधनात्, चौथा जो कारण है कि दोष शाखा से कोष्ठ में आ रहे हैं, यानी कि क्या है यहाँ पर, स्त्रोतस का जो मुख है वो क्या है, वो एक प्रकार से अवरुद्ध है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। ऑब्स्ट्रक्टेड क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों है, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी क्या बोलते हैं, अवरोध निर्माण है। अवरोध निर्माण क्यों है, क्योंकि वहां पे दोषों का आधिक्य है। तो वो दोषों का आधिक्य पंचकर्म करने से जैसे ही खुल जाता है, मीन्स स्त्रोतस का जो मुख है वो ओपन हो जाता है, तो जो दोष हैं वो शाखा से कोष्ठ में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट बताया गया है दैट इज वायुश्च निग्रहात, यानी कि क्या है, वायु के निग्रहण से। अब देखो स्टूडेंट्स, शरीर में कहीं पर भी वायु है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ शाखा में वायु है या कोष्ठ में वायु है, कहीं पर भी वायु है, हम उस पेशेंट को या उस कंडीशन को नॉर्मल बैलेंस या इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों जो दोष हैं, वात पित्त और कफ, उसमें सबसे प्रधान कौन सा है, वात। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातव। श्लोक पता है आपको? ये पता हो, नोट करके रखिए श्लोक, कि पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है, लेकिन प्रधान क्या है, प्रधान है वात। इसलिए पहले वात की चिकित्सा करना जरूरी है। तो पंचकर्म से क्या हो रहा है, वायु का निग्रहण हो रहा है, वायु निग्रहण से दोष जो है शाखा से कोष्ठ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस जिन्हें चाहिए, चरक सूत्र स्थान में बताया है, 28वें अध्याय में श्लोक नंबर है 33, 33 नंबर का ये श्लोक है। अब देखो यहाँ पर त्रिविध कर्म बताया है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ पूर्व कर्म। अब जो आपका सिलेबस का जो पहला पॉइंट है उसमें जो टॉपिक है त्रिविध कर्म, उसमें से जो पहला हमारा है वो है पूर्व कर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूर्व कर्म में क्या जरूरी है, अपने को पेशेंट की हिस्ट्री लेना जरूरी है। ठीक है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट में दिया है वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बट जैसे हम वमन पढ़ेंगे, विरेचन पढ़ेंगे, बस्ती पढ़ेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स वहां पर कवर होंगे ही होंगे।
तो आपको एक प्रकार से पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी है, आपको हिस्ट्री लेना जरूरी है, इसके पहले कोई बीमारी से ग्रस्त थे क्या वो पता करना जरूरी है, इसके पहले कभी भी पंचकर्म लिया था क्या, कब लिया था, कितने ड्यूरेशन तक लिया था, ये सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पूर्व कर्म बताए गए हैं उनमें क्या क्या है, लंघन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, ये सभी पूर्व कर्म यहाँ पर बताए गए हैं। तो एक एक करके ये देखते हैं हम और उनका मीनिंग समझेंगे। पहला जो बताया गया है लंघन, लंघन का मतलब क्या होता है, बहुत कॉमन टर्म है और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ये। शरीर में लाघवता उत्पन्न करना, फीलिंग ऑफ लाइटनेस, जिसको हम कहते हैं ना, यत किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम, मीन्स जिसके द्वारा शरीर में लाघवता उत्पन्न होती है उसे लंघन कहा जाता है। जिस रुग्ण में दोष बल अल्प हो उसमें लंघन चिकित्सा करने को कहा गया है। अब जैसे मैंने आपको पहले पिछले वाली स्लाइड में बताया, जो प्रमेह का जो हमने श्लोक पढ़ा, आपको याद आ रहा है कि जो क्या बोलते कृश व्यक्ति हैं उनमें लंघन करो, स्थूल व्यक्ति हैं उनमें लंघन मत करो। ये ध्यान, यानी जो अल्प दोषों से ग्रस्त है, क्रुश और स्थूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अल्प दोषों से ग्रस्त हैं उनमें ही लंघन करो, ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। तो यही यहाँ पर लंघन के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट देखो, जो यहाँ पर लंघन के योग्य बताए हैं। अब देखो जैसे कि मैंने आपको योग्य, इसके पहले मैंने आपको निर्हरण बताया था, मैंने आपको एक एक टर्म का मीनिंग भी बताते जाऊंगा क्या क्या है। निर्हरण का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करना। अब योग्य का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, योग्य, योग्य मतलब इंडिकेशंस। क्या होता है इंडिकेशंस, कि कोई भी चिकित्सा जो है या कोई भी प्रोसीजर जो है वो कौन कौन से डिजीज से ग्रस्त पुरुषों में या एक प्रकार से इंसानों में करना चाहिए, तो वो इंडिकेशंस है कि इनमें ही करना है। उसके बाद अयोग्य, ये टर्म्स दोनों आपको पता होनी जरूरी है। अब व्हाट इज अयोग्य, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखो, जरूरी है, दोनों पता होने चाहिए। अब यह लंघन योग्य क्या है देखो, तो अगर दोषीनाम प्रमीणानाम स्निग्ध अभिसंधि ब्रूहीणाम शिशिरे लंघनम शस्तम अपि वात विकारी नाम। पहला क्या बताया है, त्वक रोगी, जो भी स्किन डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं उनमें लंघन नहीं करो। प्रमीणानाम, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या बताया गया है, एक प्रकार से जो यूजुअली प्रमेह के पेशेंट्स हैं उनमें भी लंघन नहीं बताया गया है, नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बताया गया है वो बताया गया है स्निग्ध, यानी जो अति स्निग्ध, जिन्होंने अत्यंत प्रमाण में स्नेहन ले लिया हो उनमें भी लंघन करना चाहिए। ठीक है, लंघन करना चाहिए, लंघन नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, लंघन योग्य बताया है ना। तो त्वग दोष यानी जो स्किन डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट है उनमें लंघन करना चाहिए। प्रमीणानाम, प्रमेह से जो ग्रस्त हैं उनमें भी लंघन करना चाहिए। अति स्निग्ध, जो एक्सेस जिन्होंने ऑयलेशन किया हो, ठीक है, उनमें भी लंघन बताया गया है, योग्य है, ये ध्यान में रखिए, अयोग्य नहीं बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बताया है अभिसंधि, अभिसंधि यानी क्या, जो कफ वृद्धि वाला पदार्थ है उसका जो अधिक प्रमाण में सेवन करते हैं ऐसे व्यक्ति में भी लंघन करना चाहिए। ठीक है, ब्रूहीणा नाम, यानी कि जो एक प्रकार से अति स्थूल व्यक्ति हो, अति स्थूल मेदस्वी व्यक्ति हो, उनमें भी लंघन बताया गया है। शिशिरे लंघनम शस्तम अपि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस ऋतु में लंघन करना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या है, शिशिर। रेफरेंस क्या दिया है इसका, चरक सूत्र स्थान में ये श्लोक आया है, अध्याय क्रमांक 22। ठीक है, ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, शिशिर ऋतु में लंघन करना चाहिए, नोट करके रखो अपने पास। और वात विकारी नाम, जितने भी वात रोग हैं उनमें लंघन बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखना जरूरी है अपने पास। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, त्वचागत रोग पहला, उसके बाद प्रमेह के रोगी दूसरा, स्किन डिसऑर्डर्स तीसरा, अति स्निग्ध चौथा, और अभिसंधि पांचवा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखना जरूरी है अपने पास। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, त्वचागत रोग पहला, उसके बाद प्रमेह के रोगी दूसरा,
इसके बाद शिशिर ऋतु में लंघन करना चाहिए, और जो भी वात विकार से ग्रस्त हैं उनमें लंघन बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखो पाचन। पाचन के संदर्भ में क्या बताया गया है? पाचन श्लोक देखो, लंघन पाचन हेतु मध्य बल दोषानाम, यानी कि जिस क्रिया के द्वारा औषध औषध में ये जो आम, जो हम व्याधि में पढ़ते हैं ना, आम आम का पाचन किया जाता है जिन औषधों के द्वारा, उसे हम पाचन क्रिया कहते हैं। ठीक है, यूजुअली आपको डे टू डे लाइफ में एग्जांपल बताऊंगा, रसपाचक वटी बहुत ही फेमस वटी है जो हम आमवात व्याधि में देते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, आम का पाचन कर रही है, तो वो भी पूर्व कर्म में बताया गया है। और इम्पोर्टेंट क्या है, जिस रुग्ण में दोष का बल मध्यम है उस रुग्ण में पाचन करने को बताया गया है। लंघन पाचन दोनों बताया है। मध्य बल दोषा नाम, ये नोट करके रखो अपने पास। रेफरेंस दिया है इसका चरक विमान, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 44। स्नेहन। स्नेहन हालांकि हम ऑलरेडी अपना जो सेकेंड टॉपिक है सिलेबस का उसमें डिटेल में देखने ही वाले हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि स्नेहनम स्नेह विष्यंद मार्दव क्लेद कारकम, जिस कर्म के द्वारा शरीर में स्निग्धता मृदुता होकर दोषों का विलयन होता है उससे स्नेहन कहा जाता है। उसके भी दो प्रकार है, बाह्य स्नेह आभ्यंतर स्नेह, वो हम ऑलरेडी डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट बताया गया है स्वेदन। स्वेदन के संदर्भ में क्या है, स्तंभ गौरवम शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, जिस कर्म के द्वारा शरीर में स्वेद उत्पन्न होकर स्तंभता यानी रुकावट, स्त्रोतस के जो मार्ग हैं, स्तंभ यानी क्या, व्यक्ति रुक जा रहा है ऐसा नहीं है, जो चैनल्स है बॉडी के उनमें रुकावट पैदा हो रही है उसे कहा जाता है स्वेदन। नोट करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, जो व्याख्या है, व्याख्या एग्जाम में पूछी जाती है। स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेद स्वेदनम स्वेद कारकम। इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो सा अग्नि और निराग्नि। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम प्रधान कर्म का एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, उसके बाद हमारा जो पहला पॉइंट है जो कि है स्नेहन, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम प्रधान कर्म से शुरुआत करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।